सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइज आप लोगों के लिए टॉप 15 का जीके जीएस का सोर्स लेकर आ चुके हैं गाइज, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। जितने भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का रिसेंट में एग्जाम है, वो एसएससी सीपीओ वाले हो, एसएससी एमटीएस वाले हो, या एसएससी जीडी वाले हो, जितने भी लोग हैं, क्योंकि सबका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आपसे भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज कोशिश करिएगा नोट जरूर बनाने का। जितना ज्यादा आप नोट बनाएंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, आप उतना ही सिलेक्शन पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज नोट जरूर बनाइए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दुनिया में सबसे पहले ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो सबसे पहले अगर ये पूछे कि किस देश में किया गया, तो याद रखिएगा ये तो भारत में किया गया। अगर भारत के किस राज्य में, तो इसको मैं आगे बताऊंगी। आप जिस तरीके से फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा ओम आकार का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे हम ओम बनाते हैं, बिल्कुल उस तरीके का है ये ओम आकार का मंदिर। ठीक है, तो बताइए कहाँ इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया, वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में किया गया। ठीक है, तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी याद रखिएगा गाइस कि ये एक शिव मंदिर है, यानी कि जो ओम आकार का जो है वो शिव मंदिर है। और अगर आपसे पूछे कि ये राजस्थान के किस जिले में, तो याद रखिएगा कि राजस्थान के पाली जिले में जो है वो ओम आकार के मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक, तो पहला तो ये याद रखिएगा कि ये राजस्थान में हुआ, और दूसरा अगर आपसे पूछे तो राजस्थान के पाली जिले में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ पाली जिला, क्योंकि अगर पूछ दे आपसे कि राजस्थान, तो हर किसी को पता होगा, क्या पता उसके जिले के बारे में आप लोगों से पूछ ले। जो लोग भी स्टेट पीसीएस का दीजिएगा, उनसे थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मैं उन सब चीज को क्लियर करूंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। तो याद रखिएगा कि जो राजस्थान के पाली जिले में है, वो ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि हाल ही में कहा अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैच्यू का अनावरण किया गया। तो जब बताइए कि हाल ही में जो कहा है वो अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैच्यू का अनावरण किया गया। तो गाइस जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 अल्लू अर्जुन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हमारा वैक्स का स्टैच्यू है, और ये जो है वो रियल है। तो इसमें जैसे कि लाल जैकेट पहनाया गया है, और दूसरा की पुष्पा वाला पोज दिया गया है। जो पुष्पा फिल्म का जो पोज था सबसे फेमस वाला, वही पोज दिया गया है, और इसमें मतलब कि इनका ये किया गया। तो बताइए कि ये किस जो है कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी मुंबई में, या ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अल्लू अर्जुन के वैक्स का स्टैच्यू जो है वो दुबई में इसका अनावरण किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि यह कब किया गया, तो 28 मार्च को किया गया है दुबई में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा काठिया गेहूं है। ठीक है, तो ये जो काठिया गेहूं है, इसको मतलब कि जीआई टैग मिला है, तो वो किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी हरियाणा से, ऑप्शन सी राजस्थान से, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो बस याद रखिएगा जो काठिया गेहूं है जो संबंधित है जिस राज्य से, वो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, वो वहीं काठिया गेहूं होता है। और इसको कृषि क्षेत्र की उपज के लिए पहला भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, ये काठिया गेहूं को। और ये जो राज्य है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जो जिस राज्य से संबंधित है काठिया गेहूं को जो जीआई टैग मिला, जिस राज्य से संबंधित है, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो है वो प्रभावी सीमा कहा जाता है, वो कौन सी रेखा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा को, ऑप्शन बी रेडक्लिफ रेखा को, ऑप्शन सी मैगिनाट रेखा को, या ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा को। तो भारत और चीन के बीच जिस सीमा को प्रभावी सीमा जो कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैकमोहन रेखा को जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मैं इसको बहुत ज्यादा पीवीआई दूंगी, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान, भारत और बहुत सारे, भारत और पाकिस्तान, तो ये बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये मिलेंगे कि किसके बीच, कौन से देश के बीच कौन सी रेखा है। तो मैं सब वहां पे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आपका ये क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा को प्रभावी बनते हैं वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा के बारे में अगर हम दो चार इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएं आपको, तो ये भारत और चीन सीमा के जो विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ था, इसको सुलझाने के लिए यहाँ पे एक रेखा तैयार किया गया था जिसका नाम था मैकमोहन रेखा। ठीक है, और ये याद रखिएगा, अगर इसकी लंबाई पूछे तो 700 किलोमीटर। तो गाइस इसकी जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ये अगर आपसे पूछ सकता है कि मैकमोहन जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 700 किलोमीटर है। और ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और ये इस रेखा को जो है 1914 में सर मैकमोहन ने इसे तैयार किया था। ठीक है, तो 1914 में इसे तैयार किया था। मैं ये भी लिख देती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए। तो 1914 में इसे सर मैकमोहन ने इनको तैयार किया था, और अपने ही नाम पे मैकमोहन रेखा रखा, जिसका भारत और चीन के बीच सीमा जो कहलाती है वो है मैकमोहन रेखा। बात करें अगर गाइस रेड क्लिफ रेखा की, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और इसको 15 अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ ने जो है वो सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, तो इसको जो निर्धारण किया था वो 1947 में किया था। और ये भी सर रेडक्लिफ ने ही किया था, और इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा था रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, बात अगर मैगनाट रेखा की करें, तो ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मन और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, और यह है मतलब कि इसको जो किया गया था वो 1929 या 1938, इसी दोनों के बीच में जो है इस रेखा को तैयार किया गया था, मैगनाट रेखा की। ठीक है, बात करें हिंडनबर्ग रेखा की, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा खींची गई है, जो है हमारा हिंडनबर्ग रेखा। तो याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैग्नेट रेखा भारत, सॉरी, जर्मनी और फ्रांस के बीच, और ये जर्मन और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का जो है वो आकर्षण करता बना है। तो विदेशी फंड का जो आकर्षण करता बना है वो सबसे पहले कौन बना है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का जो आकर्षण करता बना है, इसका करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर। भारत जो है वो, भारत हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में अदानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया। तो जो अदानी का जो मेगा कॉपर प्लांट है वो कहाँ परिचालन शुरू किया, तो वो भारत में शुरू किया गया, बट भारत के कौन से राज्य में? तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अडानी जो है वो मेगा कॉपर प्लांट का परिचालन शुरू किया है, तो जिस राज्य में शुरू किया इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में शुरू किया। तो गाइस गुजरात में जो है वो बना रहा है 1.2 अरब डॉलर का दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट। ठीक है, तो याद रखिएगा 1.2 अरब डॉलर का दुनिया का सबसे बड़ा तांबा जो बना रहा है तांबा प्लांट, ये बना रहा है अदानी मेगा कॉपर प्लांट। और किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए जो है वो पर्यावरण की निगरानी के लिए जो है वो उपग्रह लॉन्च किया। तो बताइए कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी भारत। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए जो उपग्रह लॉन्च किया है वो चीन लॉन्च किया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा चीन। और यह उपग्रह जो है वो प्रतिरोध और कमी के काम को शामिल करते हुए इसका उपयोग करेगा। तो ये याद रखिएगा कि ये वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी जो है, जो आपदा प्रतिरोध और उसके जितनी भी कमी है उस पर यह काम करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो कि गाइस याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारा दिया गया है 36 से लेकर 51 तक जो है, ये हमारा इतना अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक ये हमारा दिया हुआ है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो बताइए इसमें जो बताया गया है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसकी जो अवधारणा ली गई है तो वो कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी फ्रांस से, या ऑप्शन डी अमेरिका से। तो गाइस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड। याद रखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो कहाँ से ली गई है। तो इसके कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। बात करें अगर अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से याद रखिएगा दोहरी नागरिकता, संघात्मक व्यवस्था। तो ये सारे ऐसे ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, बाकी आप कहेंगे तो मैं इसका पूरा चीज को लेकर आऊंगी। मैं इसमें पूरा वीडियो बनाऊंगी कि किस देश से कौन-कौन से संविधान लिए गए हैं, कौन-कौन से पॉइंट लिए गए हैं। मैं वो सारी चीज़ अगर आप लोगों को ऐसा पसंद आएगा तो मैं ज़रूर उस पे बनाऊँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर बात करें फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान की में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों की फ्रांसीसी संविधान से मतलब कि ये लिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें जर्मनी के संविधान, तो वित्तीय आपातकाल जो हमारा 360 है वो हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो याद रखिएगा जो वित्तीय आपातकाल है वो हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहले ये याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारा आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज जो है वो किस देश में। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारा बाल्टीमोर ब्रिज, और ये करेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा खबरों में था। तो बताइए ये किस देश में है। तो ऑप्शन है यूएसए में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्राजील में, या ऑप्शन डी जापान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाल्टीमोर ब्रिज जो है वो हमारा यूएसए में है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो बाल्टी ब्रिज मोड़ जो है आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके का ये ब्रिज है, ये हमारा बाल्टी ब्रिज मोड़ है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। तो बताइए ये तो बोल रहा है कि जो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी। तो आपसे ये भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना जो है वो कब और कहाँ की गई थी, ऐसे भी पूछ सकता है। और इसमें ये भी दे दिया है कि 1965 में हुई थी। तो ये भी पॉइंट को नोट करिएगा और याद रखिएगा कि 1965 में जो है वो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की जो है वो स्थापना हुई। पर मैं अभी आगे बताऊंगी कि ये कहाँ हुई। तो ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कांडला में, ऑप्शन सी चेन्नई में, या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1965 में जो है वो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की जो स्थापना है वो कांडला में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा कांडला में। और 1965 ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि लावनी जो है वो किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लावनी है वो हमारा किस राज्य का जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावनी में जो ड्रेसिंग होता है वो इस तरीके का होता है, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं कि सारा इस तरीके का। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो बाजीराव मस्तानी था मूवी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जो डांस की थी पिंगा कपूरी पे, वो डांस ही हमारा लावनी डांस है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप सभी को याद भी रहेगा कि वो उस वैसा जो डांस होता है वो हमारा लावनी डांस होता है। तो बताइए किस राज्य का जो है वो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, और जिसमें प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण पिंगा कपूर जो डांस की है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लावनी डांस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि आरबीआई ने लगातार 7वीं बार जो है वो रेपो रेट को
किस दर पर बरकरार रखा है। तो आरबीआई ने हमेशा हमेशा अपनी रेपो रेट कभी बढ़ाती है तो कभी घटाती है, लेकिन वो 7वीं बार इस बार ऐसा किया है, जो 7वीं बार उनकी रेपो रेट जो है वो सेम दर पे रही है। तो बताइए वो कितनी पे रही है। तो ऑप्शन ए 6.20%, ऑप्शन बी 6.40%, ऑप्शन सी 6.50%, या ऑप्शन डी 6.70%। तो आरबीआई ने जो 7वीं बार रेपो रेट को जिस दर पर बरकरार रखा है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो 6.50 पर जो है वो आरबीआई ने 7वीं बार रेपो रेट को बरकरार रखा है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि अगर रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंक को आरबीआई से मिलने वाला जो लोन है वो महंगा होता है। यानी कि अगर आरबीआई जो है वो अपनी रेपो रेट को बढ़ाती है तो इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड में कमी आएगी, और अगर डिमांड में कमी आएगी तो गाइस याद रखिएगा कि महंगाई घटेगा। तो यानी कि अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट बढ़ाएगी तो महंगाई में कमी आएगी, और अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट मतलब कि कम करेगा तो महंगाई में वृद्धि होगी। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट को बढ़ाती है तो महंगाई पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इकोनॉमिक सेक्टर में। तो प्लीज ये सब छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वो समान आचार संहिता से संबंधित है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो समान आचार संहिता ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, जो कि मैं आपको पिछले ही इसमें पढ़ाई हूँ। जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है, तो बताइए कि समान आचार संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में। तो ऑप्शन है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 44 में जो है वो हमारा जो है समान आचार संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 40 की, तो इसमें पंचायत का गठन दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, याद रखिएगा। गाइस अनुच्छेद 48 में जो है इसमें कृषि और पशुपालन को जो है आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से जो है इसको मतलब कि संगठित करने का प्रयास करेगा। यानी कि पशु व जितने भी चीजें उस सब पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 के तहत आप रोक लगा सकते हैं। अगर बात करें गाइस अनुच्छेद 51 की, तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये हमारा अनुच्छेद 51 में। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम सभा का गठन, अनुच्छेद 44 में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता, अनुच्छेद 48 में जिसमें पशुवध ये सब पे रोक लगाया हुआ गया है, और अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किस राजवंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन है लोधी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, या ऑप्शन डी खिलजी वंश। तो गैस जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस वंश का जो संस्थापक था उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गुलाम वंश का जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, जिसमें आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ठीक है, जिसको मैं सर्कल की हूँ, और ये गुलाम वंश का जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका शासन चला, और इन्होंने किया 1206 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो इनका जो गुलाम वंश का चला वो 1206 से लेकर 1290 तक, और जो कुतुबुद्दीन ने किया वो 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि इन्होंने 4 साल किया, जिसमें इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसको पूरा नहीं करवाया। इनके बाद जो इल्तुतमिश है उनको पूरा करवाया। बहुत सारे इन्होंने काम किए, इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। जो गौरी जो था वो उन्होंने ही गौरी का कोई संतान नहीं था, तो उनके जो गुलाम थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको ही उत्तराधिकारी बना दिया, जिस वजह से ये गुलाम वंश के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गुलाम वंश का शासन चला 1206 से 1290 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए होंगे तो प्लीज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर
करिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ट्रस्ट में गाइस, मैं आपको क्वेश्चन 15 नहीं लाती हूँ, बट इतना लाती हूँ कि आपको हर चीज, छोटी से छोटी चीज उसके बारे में डिटेल में दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना रहे और ना कोई कंफ्यूजन रहे। फिर भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन बच जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी कोई गलती भी अगर लगती है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधार करूंगी। तो अगर यहाँ तक आए तो प्लीज गाइस, प्लीज मेरी मेहनत को इतना रिस्पेक्ट कर दीजिए कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। एंड एक चीज जो हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट आप बनाए तो नोट बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल होता है। इसलिए गाइस आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम में वीडियोस देखने के लिए आप नहीं बैठ सकते, उसमें आपको नोट का ही रिवीजन करना पड़ेगा, जिसमें आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज को कवर अप कर पाएंगे। तो अगर अभी मेहनत करेंगे तो आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा चीज को गेन कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। इसलिए मैं बार बार नोट के लिए बोलती हूँ। तो चलिए, जो 15 क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है कि हाल ही में कहा पाम संडे का जो त्योहार है वो पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। तो जो पाम संडे का त्योहार है वो कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, या ऑप्शन डी त्रिपुरा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिजोरम में जो है वो हमारा पाम संडे का त्योहार मनाया गया है। और पाम संडे ये होता है जो ईसा मसीह के उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में उनकी कथा सुनाई जाती है ये पाम संडे में। तो इसीलिए ये ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो पाम संडे वो हमारा ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो मैं दोबारा बोलूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।